रहे हैं तो मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बता दें। किसी किस्म का आवाज़ वगैरह में इशू तो नहीं है किसी बच्चे को? चलो भाई, अच्छा जी, चलें सही है यार, शुरू करते हैं। तो क्या हाल है आप सबका यार, खैरियत से हो? क्या चल रहा है भाई, खैरियत से हो सब? अच्छा, आज पहली क्लास है हमारी, तो अमूमन मैं पहली क्लास में पढ़ाया नहीं करता, इसलिए परेशान नहीं होना। पहली क्लास में हमने पढ़ाई नहीं करनी, मगर हमने डिस्कशन कर लेंगे यार कि किस तरह पढ़ना है, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो ठीक है भाई, बेहतरीन। अच्छा अच्छा यार, मेरा नाम है दानियाल जाहिद भट्ट। शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन। आप लोग इससे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, तो आप लोगों को सारा आइडिया है अकाउंटिंग क्या होती है, बेस आप लोगों की बनी होगी इंशाल्लाह। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन के अंदर हम अब इंट्रोडक्शन से आगे अपना थोड़ा सा सफ़र शुरू करेंगे, ठीक है? कुछ बच्चों को इंट्रोडक्शन में ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की निस्बत थोड़ा सा कह लो कि बच्चों के लिए पास करना आसान हो जाता है, ठीक है? मेहनत तो ज़्यादा होगी, ये बात याद रखना, मेहनत ज़्यादा होगी मगर पास करना आसान हो जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि आप लोग बेसिक्स पढ़ आए हो। तो अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, लेंथ सिलेबस की थोड़ी सी आपको लगेगी ज़्यादा, मगर ये क्योंकि आप बेस पढ़ आए हो तो ये उसी की आगे एप्लीकेशंस हैं, इसके अंदर कोई नई बातें नहीं है ज़्यादातर, ठीक है? तो आज हमने क्या करना है, आज हमने जिन इश्यूज के ऊपर बात करना है उसके अंदर हमारा एजेंडा ये है कि हम देख लेंगे यार पेपर का सब्जेक्ट एनालिसिस क्या है, एग्जाम वेटेज क्या आती है, पेपर पैटर्न क्या है, पेपर किस तरह से हमारा टेस्ट होता है, हम कौन कौन से स्टडी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, और अगर आखिर में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग पूरी क्लास बैठ के सुनो हौसले से, कि आप अगर इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो, यानी कि जो अपकमिंग अटेम्प्ट है अगर आप उसमें पास करना चाहते हो, तो आपको कौन कौन से ऐसे काम करने पड़ेंगे जो जिसकी वजह से आप ये टॉपिक, इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओगे। शुरू के अंदर ये बातें इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि शुरू की बातें जो है ना थोड़ी सी याद रह जाती है, बाद में पता नहीं आप आते हो नहीं आते, मगर शुरू के दिन की ये बातें होती हैं बड़े इंपॉर्टेंट, तो ये बातें आप सारों को याद रह जाती हैं। उसके बाद साथ साथ जो है मैं आपसे आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगा कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या बात करना चाहते हो, या कोई क्वेश्चन आप लोग मुझसे वैसे ही जनरली सब्जेक्ट के हवाले से पूछना चाहते हो, तो उस बात का जवाब भी इंशाल्लाह आपको आज की क्लास में दे दिया जाएगा, ठीक है? चलें शुरू करें फिर। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों के माइक्स तो म्यूटेड है, मगर मैं आप लोगों की ना चैट साथ साथ देख रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है सर जी स्टार्ट करें, बेहतरीन है, हम लोग जो हैं बड़े मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, तो करें शुरू, ठीक है? तो थोड़ा बहुत चैट बॉक्स में साथ साथ चलते रहेंगे ताकि मुझे पता चलता रहे कि लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि दीवारों को नहीं पढ़ा रहा मैं, क्योंकि मेरे सामने इस वक्त दीवारें ही हैं। तो ये जो चैट बॉक्स है ना आपकी, और कुछ बंदे जो आप लोग बैठे हुए हो जो बातें कर रहे हो, तो ये मेरे लिए एक हौसला है कि यार हाँ भाई, इस दीवार के पीछे कहीं आगे दूर दराज के एरियाज में बच्चे भी बैठे हुए हैं, ठीक है? चलो भाई, बेहतरीन है जी, मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं स्टार्ट करें। सब्जेक्ट एनालिसिस कर लेते हैं यार। तो इस सब्जेक्ट की जो है ना हमारी 3 ग्रेड्स हैं, बड़ी बेसिक बात है। सब्जेक्ट की हमारी 3 ग्रेड्स हैं, ग्रेड ए कह लो, ग्रेड बी कह लो, ग्रेड 3 कह लो। इन 3 ग्रेड्स के अंदर ना टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहली ग्रेड है हमारी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। अच्छा जी,
अच्छा, आईएफआरएस का क्या मतलब है? आईएफआरएस का मतलब होता है यार इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इन आईएफआरएस में से आप एक पढ़ के आए थे IA-16, आपने, आप लोगों को याद होगा IA-16 आप लोगों ने इंट्रो में पढ़ लिया था। और हाँ, इन्वेंट्रीज के अंदर आपने IS-2 का थोड़ा सा जिक्र किया था, जिसके अंदर आपने साथ थोड़े से डिस्क्लोजर्स भी देखे थे। ये अच्छा जी, तो ये आपने 2 स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, मगर अब जो है आप लोगों के कोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स, काफ़ी नहीं वैसे कहना चाहिए, थोड़े से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स ऐड हो गए। काफ़ी स्टैंडर्ड्स तो आपको इंशाल्लाह मिलेंगे FR2 के अंदर और फिर आगे जाके। तो खैर थोड़े बहुत स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आपने पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखी थी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से आपने बनाना सीखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। SOFP लिख रहा हूँ, यानी कि आपने बैलेंस शीट बनाना सीखी थी और आपने साथ में हम कह लेते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, ठीक है। ये आपने पढ़ी थी कैफ 1 में। अच्छा, कैफ 5 के अंदर अब आपको क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको 2 चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये 2 स्टेटमेंट्स आपने पढ़ ली हैं। 2 स्टेटमेंट्स मजीद बनती हैं जिसको कहते हैं SOCIE, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है, SOCS। ये 2 चीजें जो है अब आप इस बार पढ़ोगे, ठीक है। ये 2 चीजें आप कैफ 5 में पढ़ोगे। अब आपसे जो है एक आप लोगों को यहाँ पे तसल्ली हो जाएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अब आपसे वो पूरी पूरी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस नहीं पूछेगा बनाने के लिए, ठीक है। अब आपको जो है पेपर के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी होगी सिर्फ, या फिर आपको सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी होगी, ठीक है। तो इस तरह आपका अब क्वेश्चन आया करेगा। सबको मेरी बातें समझ आ रही हैं? कोई मुश्किल बात तो नहीं लग रही भाई? चलो ठीक है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आएंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड इट्स इंटरप्रिटेशंस। इंटरप्रिटेशंस का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट कैसे करना है। इंटरप्रेट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से रिजल्ट्स कैसे निकालने हैं, रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स निकालने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके हमारा बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से रिजल्ट्स निकालेंगे, नतीजा निकालेंगे कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। तो उसके लिए एक बड़ा आसान सा छोटा सा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। इसके अंदर कुछ सिंपल यार मुश्किल चीज नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ फॉर्मूलाज आपको कुछ याद करने पड़ते हैं, उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और फिर जो है हमने रीजनिंग दे देनी होती है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी हैं या बुरी हैं। सिंपल अगर ब्रॉडली बताया जाए तो यही होता है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी जा रही हैं, बुरी जा रही है, बिजनेस अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, बिजनेस आगे जाके डूब जाएगा या अच्छा चल रहा है। ऑब्वियसली अगर बिजनेस की आपको समझ आती है कि यार लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बिजनेस के एसेट्स कम है, तो हम क्या इंटरप्रेट करेंगे? अगर लाइबिलिटीज बिजनेस की ज्यादा हो और एसेट बिजनेस के कम हो, इसका मतलब है कि बिजनेस आगे जाके लिक्विडेट हो सकता है, डूब सकता है। तो इस तरह की बस कह लो कि सिंपल सी चीजें इंटरप्रेट करनी होती है हमने रेशियो एनालिसिस के अंदर। तो ये होती है हमारी पहली ग्रेड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS। IFRS के अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद IFRS इसलिए कहते हैं क्योंकि IS-1 में थोड़ा सा आपको बताया जाएगा कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना कैसे है, और IS-7 के अंदर बताया जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे बनानी है। इसलिए इन अकॉर्डेंस विद IFRS है, आसान चीज थी पूरी पूरी। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस बनाने को नहीं आएंगी, जैसे आपके इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सवाल आता था। यहाँ पे सिर्फ आपको एक SOCIE का सवाल आ सकता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का सवाल आ सकता है। अब दूसरा सवाल पैदा ये होता है कि ये जो पहली ग्रेड है ये हमें कितने नंबर की टेस्ट हो सकती है? तो पहली ग्रेड आपको आ सकती है 20 to 30 मार्क्स की, ठीक है। पहली ग्रेड हमें
20 to 30 मार्क्स की आ सकती है। अच्छा, मुझे सवाल किया है फिदा हुसैन ने कि सर आपका टीचिंग मेथड क्या हुआ करेगा। ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं। बता देता हूँ टीचिंग मेथड क्या होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरी ग्रेड आती है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। असल में ये 3 टॉपिक्स हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नंबर 1, चैप्टर 4 में हम इसको कवर करेंगे। अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कह लो ये नंबर 2, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हम नंबर 5 में कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 5 में। और फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम इसको कवर करेंगे। होता क्या है, आसानी से बता देता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ज्यादातर बन रहा होता है जो आपकी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। ठीक है, वहां पर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा होता है, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। इनकम्स और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस जो होता है हम उसको सरप्लस दिखा देते हैं। तो ये बड़ा मजे का टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है, आप लोगों को मजा आएगा करने का। अकाउंटिंग अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यार ये बड़ा मजे का टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें ना बड़ा मजा आता है। इसमें आपको ना चीजें इनकम्प्लीट होती हैं, अकाउंट्स आपको इनकम्प्लीट दिए होते हैं, क्योंकि जब आप जाओगे ना कंपनीज वगैरह में तो आपको पता है पाकिस्तान है, वहां पे लोगों ने कोई सीधा काम तो करना नहीं, तो आधी चीजें आपको मिल जाएंगी, आधी चीजें आपको खुद से बनानी पड़ेंगी। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से उनको पता है कि यार बच्चों को कैसे सिखाना है, तो इसलिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का टॉपिक हमें इंक्लूड कर दिया गया कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर आपके अकाउंट्स इनकम्प्लीट हैं यानी आपके पास इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के होते हुए भी आपने अपने अकाउंट्स को किस तरह से बना लेना है। तो ये बड़ा मजा आता है यार पढ़ने का, ये ग्रेड ना बड़े मजे की ग्रेड है। ठीक है, मेरी तो फेवरेट है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहले OA लेवल में अकाउंटिंग पढ़ी हो या पहले से टॉपिक्स पढ़े हो? कोई ऐसा बच्चा हो? क्योंकि उसके अंदर ना, हाँ उसके अंदर ये आप तीनों टॉपिक्स पढ़ते हो। ठीक है, उसके अंदर आप ये तीनों टॉपिक्स पढ़ के आ रहे होते OA लेवल के अंदर। अगर नहीं भी पढ़े तो यार कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको तो पूरा 0 लेवल से स्टार्ट कराना है ना, तो उसमें तो परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। किसी ने पढ़ा हुआ किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, बस एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि यार ये ना वहां पर पढ़ाए जाते थे, तो इसका मतलब है ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। अगर वहाँ OA लेवल में पढ़ाए जाते हैं और CA में, तो आप लोगों के लिए तो ये चीज मुश्किल ही नहीं है। इस बस ये बताने का मकसद है कि ये टॉपिक्स आसान वाले हैं, मतलब बेबी लेवल के टॉपिक्स ही हैं ये, मगर क्योंकि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सिलेबस बड़ा हो जाना था, उन्होंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया है। ये बहुत आसान टॉपिक्स। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि अगर आपने प्रोडक्शन किया तो उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स होते हैं। इनको हम पढ़ेंगे कि हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था एक सोल ट्रेडर का बिजनेस, और नहीं सॉरी हमने पढ़ा था हाँ सर्विसेज सेक्टर्स का बिजनेस और ट्रेडिंग सेक्टर्स का बिजनेस। अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसके अकाउंट्स को किस तरह बनाना चाहिए, तो वो हम थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये ग्रेड आपको टेस्ट हो जाएगी ऑलमोस्ट, कोई कह लो कि ये आपको 25 to 35 मार्क्स तक की। या ये नजर आ रहा है आपको? सही में लग नहीं रहा, इसे लिख लेते हैं। हाँ, 25 to 35 मार्क्स की आपको ये वाली ग्रेड टेस्ट होती है। ये ग्रेड 1 है, ये ग्रेड 2 आपको 25 to 35 मार्क्स की टेस्ट हो जाएगी। उसके बाद तीसरी ग्रेड आती है। इसके अंदर अगर टॉपिक ज्यादा है ना तो परेशान नहीं होना, इसके वेटेज भी ज्यादा है। ये आपको टेस्ट होगी 40 हाँ 40 to 50 मार्क्स की। अदर एरियाज ऑफ IFRS, ये जो ऊपर 2 IFRS थे, इनके अलावा IFRS के मजीद एरिया आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए, जिसके अंदर आपका चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 7 होगा, चैप्टर 8 होगा, चैप्टर 8B होगा, चैप्टर 8C। चैप्टर 8 के 3 हिस्से हैं क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है। ठीक है, इसके अंदर ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, अभी इस पे डिस्कशन करने का इतना फायदा नहीं, इनकी डिटेल में जाने का। हाँ इतना बता देता हूँ कि IS 16 आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पहले से पढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा मजीद अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। और हमारा हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे?
हमारा सिलेबस, यानी कि कल की क्लास में हम पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा स्टार्ट होगा IAS 16 से। इसकी वजह ये है कि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पढ़ा हुआ है, तो थोड़ी बहुत बेस इसकी आपकी बनी हुई है। उस बेस और अंडरस्टैंडिंग को यूज करेंगे और आगे चलेंगे। कोई ऐसा बच्चा है जिसने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ना पढ़ी हो, किसी को एग्जाम्प्ट हो, तो मुझे बता सकता है अभी। मेरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो जिसने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ना पढ़ी हो? चलो, इसका मतलब है सबने सबको थोड़ा बहुत आइडिया है डिप्रिसिएशन क्या होती है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, एक आप लोगों ने काम करना है। आप लोगों को मैं ये करवाऊंगा तो सही साथ साथ, मगर हम इसको थोड़ा सा, इसको मैं आपको शुरू से ही करवाऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं आपको स्किप करवा दूंगा चीजें, मगर हम थोड़ी सी स्पीड से करेंगे IAS 16, ठीक है। IAS 16 की वो चीजें जो आपने कैफ 1 में पढ़ी हुई है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है, वो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा तो सही, जरूर लाजमी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको स्किप करवा दूंगा, मगर थोड़ी सी स्पीड के साथ जाऊंगा। इसलिए आपने अगर अपने किसी टीचर के साथ पढ़ा हुआ है तो आप ऐसा करो, अपने पुराने नोट्स रिवाइज जरूर कर लो, ठीक है। वो पुराने नोट्स निकालो, किसी अलमारी पुरानी जगह गर्द पड़ी होगी उन नोट्स के ऊपर, उनको निकालो, उनको साफ करो और उनको पढ़ना शुरू कर दो। और आपको आपके पुराने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के नोट्स काम आएंगे, इसलिए उनको अभी संभाल के रखना, अभी किसी रद्दी वाले को या किसी दोस्त को, छोटे भाई को नहीं देने। तो अपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के नोट्स अपने पास संभाल के रखने हैं अभी, क्योंकि मैं आपको फिर बताता जाऊंगा कि यार ये वाला टॉपिक रिवाइज कर लो, फलाना टॉपिक रिवाइज कर लो, अब आपको इसकी जरूरत है, ठीक है। बहरहाल अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज घर जाओगे तो IAS 16 निकाल के थोड़ी सी नजर मार लेना कि IAS 16 के अंदर क्या होता था। ये ना हो कि 2 महीने बाद किताबें खोल रहे हो तो याद ही ना आए कि डेप्रिसिएशन किस बला का नाम था, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, गुड हो गया। चलो भाई, चले आगे। अच्छा, ये जो 3 डेट्स थी हमारी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वगैरह और अदर एरिया ऑफ IFRS, इसको मैंने एक पाई चार्ट में दिखा दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या वेटेज है। ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं कि तो इस तरह करके कुछ इसकी ग्रेड बन रही है। तो अदर एरियाज ऑफ IFRS है, ये ऑलमोस्ट 45% वेटेज है, तकरीबन आधा सिलेबस। और फिर आधा सिलेबस आपका इन 2 ग्रेड्स में बटा हुआ है, ठीक है, पता चल रहा है, वन हाफ और फिर एक आधा हाफ इधर, ठीक है। तो ये इसकी एक ब्रॉडली अगर हम इसको देखना चाहें तो हमें पता चल रहा है। तो अदर एरियाज ऑफ IFRS के ज्यादा नंबर होते हैं, मगर अगर अगर इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा, इसका मतलब ये हुआ कि 6 टॉपिक्स प्रिपेयर कर ले, ये 6 टॉपिक्स प्रिपेयर कर ले, तो उसकी तो तैयारी हो गई। और यहाँ पर 7 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो तकरीबन आधा आधा ही टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, देख सकते हो, आधा आधा ही टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और इस तरह करके हमारी एग्जाम वेटेज बनाई हुई है। अच्छा, अगला एजेंडा था हमारा पेपर पैटर्न के। एग्जाम वेटेज तो हमें पता चल गई, पेपर पैटर्न कैसे आएगा। या पेपर पैटर्न यहाँ पे भी वही मिलता जुलता, इसका सेम आपको कैफ 1 जैसा ही मिलेगा। कैफ 1 आपने पढ़ा हुआ है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेम एज कैफ 1, इसका पेपर पैटर्न कैफ 1 से मिलता जुलता है। सेम एज कैफ 1 का क्या मतलब है कि इसके अंदर भी सेक्शन ए होगा और इसके अंदर भी सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए होगा 25 से 35 मार्क्स तक का, सेक्शन बी होगा 65 से 75 मार्क्स तक का। बिल्कुल ये आपने कैफ 1 में पढ़ा हुआ, अटेम्प्ट किया हुआ पेपर, तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया है। सेक्शन ए में आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी में होते हैं हमारे जी लॉन्ग क्वेश्चंस। सेक्शन ए का क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स से ज्यादा का नहीं होगा, और सेक्शन बी का क्वेश्चन 20 मार्क्स से ज्यादा का नहीं होगा, सिंपल बात है। और सेक्शन ए के अंदर एक इजाफी चीज आपको पता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, और 1 या 2 नंबर के एमसीक्यूज या फिलिंग द ब्लैंक आ सकते हैं। 1 या 2 नंबर का मतलब है कि 1 नंबर का या 2 नंबर का ईच एमसीक्यू, ठीक है। 3 नंबर का एमसीक्यू अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, ना होने के चांसेस हैं। तो एमसीक्यू या तो 1 नंबर का होगा या तो 2 नंबर का होगा। तकरीबन आपको पता है कि यार ये एमसीक्यू तकरीबन अक्सर 6 भी आए हुए हैं, 8 भी आ जाते हैं, 10 भी आ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज कितने एमसीक्यूज आएंगे?
तो इस तरह करके एमसीक्यूज आ जाते होते हैं। क्या ख्याल है? सही है? बात समझ आ रही है? पल्ले पड़ रहा है कुछ? अब एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था कि सर आपका टीचिंग स्टाइल क्या होगा, हम पढ़ेंगे कैसे? किसी का कोई सवाल? इस अभी तक कोई सवाल? किसी का कोई सवाल तो मुझसे कर सकता है, ठीक है? अगर किसी ने सवाल करना है तो मुझे बता दे, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा और फिर वो वैसे भी पूछ सकता है, ठीक है? अगर लिखना पसंद नहीं करता तो कोई मसला नहीं, आज पहली क्लास है, इतना टाइम होता है हमारे पास। चलो बेहतरीन, चलो एंड पे सवाल ले लेंगे आपके। सर उमर पूछ रहा है कि एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होंगे टोटल? यार उमर, एमसीक्यू का कोई फिक्स नंबर नहीं है, कभी 6 नंबरों के, 7 नंबर के आ जाते हैं, 7 से 10 नंबर, 11 नंबर तक के चांसेस होते हैं, ठीक है उमर? इसका कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद अच्छा, मगर ये भी याद रखना कि 10 नंबर 11 नंबर से ज्यादा के एमसीक्यू आएंगे भी नहीं, ठीक है? बहुत हद हुआ, बहुत मैक्सिमम आप तो 12 नंबर के एमसीक्यूज आ जाए, इससे ज्यादा नंबर के एमसीक्यूज नहीं आएंगे। तो ये ना सोचना कि यार तैयारी नहीं करते एमसीक्यू कर जाते हैं, क्या पता एमसीक्यूज ही आ जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा जी, अब स्टडी रिसोर्सेज, ये बात जो है ना अपने पास नोट कर लो। ये जो स्टडी रिसोर्सेज है ना, ये अपने पास क्या करना है, नोट कर लेनी है बातें, ठीक है? हाँ, एक और आप लोगों को यार अच्छी खूबसूरत सी बात बताता चलूं कि आप लोगों ने जो है ना कैप 5 का, आप लोगों ने कैप 5 के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको जो है इसके नोट्स बनवाने हैं, ठीक है? मैंने आपने शायद आप लोगों ने देखो, कैप 5 का आपने एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है, क्योंकि मैंने आपको उसके नोट्स बनवाने हैं, ठीक है? एक सेपरेट डेडिकेटेड रजिस्टर होगा आपका कैप 5 के लिए। कोई बच्चा चाहे तो 2 रजिस्टर्स भी रख सकता है, एक रजिस्टर पे नोट्स बना ले, दूसरे रजिस्टर पे अपने होमवर्क और प्रैक्टिस कर ले, ठीक है? उस पर मुझे कोई एतराज नहीं, ज्यादा अच्छी बात है। मगर कम अज कम एटलीस्ट एक रजिस्टर आपने कैप 5 का लाजमी बनाना है। उसके अंदर क्या होगा, मैंने आपको जो है नोट्स लिखवाने हैं, आपको नोट्स बनवाने हैं। आपको नोट्स जो है, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि आपको नोट्स कोई फोटो कॉपीड नहीं मिल जाएंगे, या आपको नोट्स ये नहीं होगा कि यार मैं आपको सिंपली बताऊं कि यार ये फलाने मेरे नोट्स हैं, मैं आपको पीडीएफ शेयर करता हूँ, आप इसको पढ़ लेना। क्योंकि यार एक्सपीरियंस से किया है मैंने कि बच्चे ना पढ़ते नहीं है, तो इसलिए जो है, जो आपने खुद से हाथ से क्लास के अंदर नोट्स लिखे होंगे, एक दफा जब आप हाथ से लिख रहे होगे तो आपकी नज़र से तो गुजरेंगे ना, और फिर आप उसको पढ़ना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान ने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा होता है ना, साथ वाले को समझ आया ना है, आपको जरूर समझ आ जाता है, ठीक है? तो इसलिए जो है क्लास नोट्स हम बनवाएंगे आपके, और आप लोगों ने उन क्लास नोट्स को संभाल के रखना होगा बहुत अच्छी तरह, और नीटली तो नहीं, मतलब एक नीटली अरेंज करके उसको एक अरेंज फॉर्म में लिखना होगा। ये नहीं कि आज क्लास हुई है तो 2 पेजेस पकड़ लिए, 3 पेजेस पकड़ लिए, 4 पेजेस पकड़ लिए, लिखा, उसको संभाल दिया, फिर वो पेजेस मिल नहीं रहे, ठीक है? तो एक रजिस्टर का होना लाजमी है आपके पास। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एजेंडा ये है कि भैया आप सब बच्चों को, जितने बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं, इन सारे के सारे बच्चों को अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर पेपर जो है वो पास करवा देना है। तो उस पास करवाने के लिए देखो, अभी मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट की या गोल्ड मेडल की तैयारी उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पर जो आपकी क्लास है ना, उसके ऊपर मेरा सिर्फ ये एजेंडा है कि मैंने आपको उतना पढ़ाना है जितना पढ़ के आप, जितनी प्रैक्टिस करके आप इजीली, बहुत आसानी से पेपर पास कर पाओगे। अगर कोई बच्चा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट या गोल्ड मेडल लेना चाहता है तो उसको मैं अलग से बातें बताऊंगा,
अब कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि सर मैं चाहता हूँ कि मेरा गोल्ड मेडल आ जाए फ्रांस जी, तो उसको अलग से बातें बताएंगे, तो उसको थोड़ी सी अलग से एफर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्लास के अंदर मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ उसके अंदर मेरा मकसद ये है कि आपका अगली अटेम्प्ट में 100% ये प्रोबेबिलिटी बन जाए, अगर आप मेरे क्लासेस को अटेंड करते हो, नोट्स बना लेते हो, जितनी मैं आपको होम असाइनमेंट्स देता हूँ वो करते हो, टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, मॉक अटेम्प्ट करते हो, तो आपका पेपर स्मूथली निकल जाए बगैर किसी परेशानी के। तो उस लिहाज से मैं आपको स्टडी रिसोर्सेज बता रहा हूँ और उस लिहाज से आपको ये बातें लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, जिंदा है भाई? अच्छा, अलग से कहाँ पूछें फिर आपसे क्वेश्चन? यार क्वेश्चन अगर अलग से पूछना हो ना तो मेरे पास व्हाट्सएप भी है, क्लास में भी पूछ सकते हो। और क्लास में मैं वैसे बताता भी चला जाऊंगा कि यार अगर कोई बच्चा एडिशनल तैयारी करना चाहता है ताकि सारे बच्चों को पता चले ना, तो यानी कि मैं उसको एक अलग से स्पेसिफाई करूंगा कि अगर किसी बच्चे ने एडिशनल तैयारी करनी है तो वो इस फलानी जगह से भी तैयारी कर ले, उसको ये वाली चीज भी करनी पड़ेगी, उसको फलानी चीज भी देखनी पड़ेगी। तो उस तरह मैं बता दूंगा, क्लास में ही बताता चला जाऊंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके लिए उस बच्चे को आईकेएफ की बुक भी साथ करनी पड़ेगी, और आईकेएफ की बुक से अभी मैं बताता हूँ, डिस्कस करते हैं, ठीक है सारी बातें। अच्छा, क्लास नोट्स जो है ना मेरे यार, उसमें आप लोगों को फायदा क्या होगा, मैंने स्टैंडर्ड्स को आपको ना इजी और शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दूंगा, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स इजी और शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दूंगा, और आपको एग्जाम नोट्स और कुछ की पॉइंट्स बता दूंगा कि यार एग्जाम के अंदर ये फलानी चीज इस टॉपिक के हवाले से याद रखनी है, फलानी चीज को याद नहीं रखना, किस तरह एग्जाम के अंदर असम्पशंस लेनी है, क्वेश्चंस को पैटर्न किस तरह करना है, क्वेश्चन को अरेंज किस तरह करना है, वर्किंग की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, वर्किंग के स्टेप्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग इंशाल्लाह क्लास नोट्स के अंदर अंडरस्टैंड कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात भी मैं आपको बता रहा था कि यार स्टेप अप्रोच आपको मैं बता दूंगा फॉर सॉल्विंग एग्जाम लेवल क्वेश्चंस। एग्जाम लेवल क्वेश्चंस ना एकदम अटेम्प्ट नहीं होते, अगर इंट्रो में आपने पढ़ा हुआ है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स को फॉलो कर लो तो बड़ी आसानी से एग्जाम लेवल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और फिर हम जो आप क्लास में कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स भी करेंगे, वो भी आपको क्लास नोट्स में मैं लिखवाया करूंगा। तो ये सारी चीजें जो है इसको आपने एक सेपरेट रजिस्टर के ऊपर अपने पास स्टोर करके रखे ना, ये आपका एक बड़ा अहम जो है स्टडी रिसोर्स होगा। नंबर 2 आपका स्टडी रिसोर्स होगा वो पैक की बुक। कितने बच्चे हैं जिनके पास पैक की बुक है? पैक की कितने बच्चे हैं जिन्होंने FAR 1 की वो रेड वाली बुक ले ली है? ठीक है, अगर किसी बच्चे ने नहीं ली यार तो इसको ले ले, क्योंकि पैक बुक से मैंने आपको कुछ होमवर्क्स भी देने हैं, पैक बुक से मैंने आपको होमवर्क्स देने हैं, और जो हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना क्लास के अंदर, वो क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे तो शेयर नहीं हो रहा होगा, तो क्वेश्चन आपको बुक के साथ खोल के रखना पड़ेगा। तो बुक के सामने सॉरी, आपने अपने लैपटॉप या स्क्रीन के सामने जब क्वेश्चन बुक की फॉर्म में खोल के रखा होगा तो फिर आपको समझ आएगा ना कि क्लास में क्या हो रहा है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पास्ट पेपर्स वगैरह के, तो उसके लिए भी आपके पास बुक होना बड़ा लाजमी है। तो कोशिश करो यार, पैक की बुक जो है ना जल्द से जल्द ये खरीद लो, अपने पास अवेलेबल करवा लो किसी तरह। ठीक है, कोशिश करो आज के दिन तक करवा लो, एक आध दिन आपको दे रहा हूँ, आज के दिन या कल परसों तक करवा लो। ठीक है, मंडे से पहले पहले सब बच्चों के पास पैक की बुक होना लाजमी है। ठीक है, चलो भाई, तो पैक की बुक से हम क्या करेंगे फिर? पैक की बुक से हम करेंगे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस, क्योंकि पैक की बुक में दिए गए हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन का फायदा ये होगा कि यार जब हम एक टॉपिक प्रिपेयर करेंगे ना, तो हम ये नहीं करेंगे फिर हम दूसरे टॉपिक पे चले जाएं, तीसरे टॉपिक में, हम उस एक टॉपिक को एग्जाम लेवल का प्रिपेयर करेंगे। आपने लोगों ने अगर पैक से पढ़ा हुआ है पहले, जो हमारा पैटर्न होता है कि हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, हम उसको फिर एग्जाम लेवल का प्रिपेयर करते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चंस करते हैं पैक बुक से जो कि पास्ट पेपर के सवाल हैं, और फिर हम उस तैयारी को पूरा मुकम्मल करके अगले चैप्टर पे मूव करते हैं। इसीलिए आपको जो है पैक की बुक लेनी पड़ेगी। अच्छा यार, ये जो बातें हैं ना, उमर का सवाल अच्छा है सर, रोज कितने घंटे FAR 1 पढ़नी चाहिए अदर देन क्लास पास होने के लिए? उमर, इसका जवाब मिल जाएगा सर, मार्केट में अवेलेबल होगी रावलपिंडी में। यार इसका मुझे आइडिया नहीं है, आप अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं। और उमर कह रहे हैं कि सर मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस करें चैप्टर के? उमर यार मैं आपको बता दूं कि आप अगर क्लास अटेंड कर रहे हो रेगुलरली, ठीक है, क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहे हो, उस क्लास के साथ मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, अब कभी कभार ये होगा कि वो होमवर्क आपका 30 मिनट्स में हो जाया करेगा,
कभी कभार ये होगा वो होमवर्क आपका 1 आवर ले लेगा, कभी हो सकता है वो 1 आवर 30 मिनट्स ले ले, इससे ज्यादा आप लोगों को मैं लेंथी होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है। तो जो आपको होमवर्क मिला करेगा रोजाना का रोजाना, वो आपने साथ साथ करते जाना है। सिंपल आपको बताऊं, अगर आपने पास होना है तो आपने ये नहीं कहना कि यार मैंने इतने घंटे पढ़ने हैं, आपने ये देखना है कि यार जो मुझे रोज का काम मिला वो मैंने साथ साथ करते जाना है। जब आप साथ साथ रोजाना का काम करते जाओगे ना, तो आप लोग बड़ी आसानी से पेपर पास कर पाओगे, ठीक है। ये जवाब है कि सर रोजाना कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो सिंपल इसकी टेक्निक ये है कि आपने सर की क्लास लेनी है, और क्लास में जो भी होमवर्क आए उसको आपने अटेम्प्ट कर लेना। वो होमवर्क हो सकता है कभी एक बार 30 मिनट्स का हो सकता है कभी एक बार आसान क्वेश्चन हो, वो आपको 15 मिनट लग जाए, 15 मिनट में आप वो क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो इस तरह करके 30 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स इस तरह करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं। अगर कोई बच्चा डेली का एक ऑन एवरेज डिस्कस कर ले, तो अगर कोई डेली 1 घंटा पढ़ रहा है ना FAR 1, और 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं अटेंटिव होकर, तो वो बड़ी आसानी से पास कर सकता है। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा डल हूँ, ठीक है, मेरी तरह हो आप, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो यार थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो। अगर बाकी बच्चे 1 घंटा दे रहे हैं, तो अगर मैं 1 घंटा 30 मिनट दे दूं, तो मैं उस बच्चे के इक्वल आ जाऊंगा, ठीक है ना। दुनिया के अंदर ज्यादा मेजोरिटी लोगों की है ना जो कामयाब हुए हैं, वो कोई बहुत महान स्टूडेंट्स नहीं थे यार, उन्होंने प्रैक्टिस से अपनी उस कमी को पूरा कर लिया हुआ है। आपको क्या लगता है यार, जो सीए करते हैं इनके क्या दिमाग जो है ऊपर आसमानों से उतरे होते हैं? यार हम जैसे लोग ही होते हैं, एवरेज ही होते हैं। सीए के अंदर ज्यादातर लोग एवरेज होते हैं, मगर वो क्वालिफाई करने वाले कौन लोग होते हैं, जो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देते हैं, प्रैक्टिस को थोड़ा ज्यादा टाइम दे देते हैं, वो क्वालिफाई कर देते हैं। तो ये बात है भाई, सीए पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको लगता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो आप लोग जो है जितना टाइम बता रहे हैं भाई उतना करें। अगर आपको लगता है कि यार मैं एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा कम पढ़ने वाला हूँ, मुझे बातें थोड़ी सी लेट समझ आती हैं, तो अगर यार बाकी बच्चे घंटा पढ़ते हैं, तो आप जरा 1.5 घंटा पढ़ लें, उसमें क्या मसला है। टाइम तो है आपके पास, टाइम, और टाइम मिल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है कि यार टाइम नहीं मिलता सीए के अंदर, टाइम मिल भी जाता है पढ़ने का, कोई ऐसी बात नहीं है, मसला नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे कि यार टाइम कैसे एलोकेट करना है, नहीं तो फिर आज पूरी क्लास ना इसी में निकल जाएगी, क्योंकि ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग सवाल पूछते हो कि इन पे अगर मैं बात करना या डिस्कशन करना शुरू करूँ ना, तो मुझे कम से कम 1-1 घंटा चाहिए हर टॉपिक के ऊपर। तो मैं टॉपिक्स को समराइज कर रहा हूँ, और ये सारी बातें थ्रू आउट द सेशन आपको बताता जाऊंगा, ताकि आप लोग उससे फायदा उठाते जाओ। अच्छा, आईकेप बुक, सर आईकेप ने इतनी मेहनत की है, बुक बनाई है, तो हम आईकेप की बुक क्यों ना पढ़ें, आईकेप की बुक क्यों ना पढ़ें। यार मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा, अगर कोई बच्चा अपने तौर पे आईकेप की बुक पढ़ना चाहता है तो वो जरूर पढ़ सकता है, ठीक है, इस पर कोई मुमानियत नहीं है। किसी को लगता है यार मैं टॉपिक आईकेप की बुक से पढ़ लूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको इंकरेज करता हूँ उस बच्चे की हिम्मत को। और कोई चाहता है कि यार मैं आईकेप की भी एग्जाम्पल्स कर लूँ, बहुत अच्छी बात है। ये चीज कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, उसके पास होने के ज्यादा चांसेस बढ़ाएगी, और हो सकता है उसको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट या गोल्ड मेडल भी आ जाए। तो इसीलिए आईकेप की बुक अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, मैं रिकमेंड भी करता हूँ। मगर मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़नी पढ़नी है, कंपलसरी नहीं करता आप लोगों के ऊपर। कंपलसरी क्या करता हूँ कि यार मेरे क्लास नोट्स पढ़ लो और पैक की बुक की रीडिंग कर लो, और साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता जाऊंगा इन किताबों में से जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। पूरी पूरी बुक मैं कंपलसरी नहीं करता, हाँ रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो जरूर पढ़े। अच्छी बात है, आपकी एक एडिशनल प्रैक्टिस होगी। एडिशनल प्रैक्टिस से मैंने क्यों रोकना है भाई। और हाँ, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज तमाम बच्चों ने आईकेएफ की बुक से करने हैं। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आईकेएफ की बुक में मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर है, इसलिए आईकेएफ की बुक जो आपकी एमसीक्यूज की फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है। पैक की बुक की भी एमसीक्यू करना चाहो कर लो भाई, किसी ने रोका थोड़ी है। मगर हाँ, पास्ट पेपर के क्वेश्चन हम करेंगे पैक की बुक से, और एमसीक्यूज करेंगे हम आईकेएफ की बुक से, जो कि हम मेरा एक तरीका है। चले आगे। तो अब हमारे पास 3 स्टडी रिसोर्स हो गए, एक नोट्स, नंबर 2 पैक की बुक, नंबर 3 आईकेएफ की बुक। आईकेएफ की बुक आप अपने पास पीडीएफ रख सकते हो अभी के लिए, बाद में अगर जिन बच्चों को मिल जाए तो मिल जाए,
कि यार ये जो प्रोसेस है ना आईकेएफ की बुक लेने का, ये आप लोगों को आइडिया है ही इसका कि क्या सीन है इसका। हाँ, कोई पीडीएफ रखना चाहता है तो रख ले, मगर ये दोनों चीज़ें तो आपके पास इंशाल्लाह हार्ड फॉर्म में मेंटेन हो रही होंगी, ठीक है। आईकेएफ की बुक अगर आप चाहो तो पीडीएफ रख सकते हो, मगर मेक श्योर करो कि यार एमसीक्यूज उसके ऊपर सही तरह करो। और अगर कोई अपने ओन के ऊपर उसको कॉपी करवाना चाहता है तब भी कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। चलें आगे। उसके बाद हमारे पास आएंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम और फाइनल मॉक्स। ये जो टेस्ट होगा ना आपका टॉपिक वाइज, मिड टर्म एग्जाम और फाइनल मॉक्स, इसको आपने संभाल के रखना है, क्योंकि ये आपका एक स्टडी रिसोर्स है। स्टडी रिसोर्स का मतलब क्या है कि ये आपको स्टडी करने के अंदर, पेपर पास करने के अंदर हेल्प करेगा। क्यों? उसकी नंबर पहली वजह ये होती है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एग्जाम फोकस्ड बनाए जाते हैं कि आप अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर किस किस तरह से वो चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। पहले हम आसान, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि IS-16 का पिछली बार जो पैक ने सवाल दिया यार आसान था थोड़ा, ठीक है, आईकेएफ ज्यादा मुश्किल सवाल टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या करें इस बार IS-16 का थोड़ा सा मुश्किल सवाल जो है ना एग्जाम वो टॉप टेस्ट के अंदर टेस्ट कर लेते हैं। इसका फायदा क्या होगा, आपकी तैयारी हम उस तरह करवा देंगे कि यार जिस तरह आईकेएफ अपना लेवल मेंटेन कर रहा है उसी लेवल के ऊपर हम जो है अपने टेस्ट बना देंगे, ताकि क्या होगा आपको फायदा हो जाएगा। एग्जाम फोकस जो है आपके टेस्ट बनाए जाते हैं, तो इन टेस्ट को रखते हुए आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि भाई आईकेएफ का पेपर कैसे आने वाला है, ठीक है। फिर दूसरी बात, आप इससे क्या सीखते हो। अच्छा, स्टडी रिसोर्स तो यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है कि यार ये एग्जाम फोकस क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इन टेस्ट को आप लोगों ने ना संभाल के रखना अपने पास, ठीक है। और टेस्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो टेस्ट के क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लेना है। नंबर 2, आप इनसे क्या सीखोगे, टेस्ट परफॉर्म करने से टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, क्योंकि जब घर में मैं आपको दूंगा ना कि यार आपने फलाना क्वेश्चन करके आना है, हो सकता है उस क्वेश्चन को पेपर में परफॉर्म करने के लिए 20 मिनट्स रिक्वायर्ड हो, और आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको 30 to 35 मिनट्स, 40 मिनट्स भी लग रहे हैं। प्रैक्टिस के टाइम तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, टाइम लगा सकते हैं, मगर एग्जाम के अंदर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना, एग्जाम के अंदर हमने उसको टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना है। तो टेस्ट अटेम्प्ट करने से, आप लोग अपने टेस्ट के अटेम्प्ट करने से या मिड टर्म एग्जाम या फाइनल मॉक्स के जरिए से आप लोगों को थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट का भी आ जाता है कि यार किस तरह इस टेस्ट को, इतना टाइम दिया हुआ है सवाल को, इसको किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। और जो फिजिकली टेस्ट देते हैं यार उसका तो ऑब्वियसली यार ये बात, उसका ज़्यादा फायदा होता है। जो फिजिकली आकर टेस्ट देते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो फिर बिल्कुल एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं जैसे एटमॉस्फेयर में उन्होंने पेपर में जाना होता है, तो उस तरह फिर आपको प्रेशर हैंडलिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है। क्योंकि एग्जाम में जाते हो ना तो एनजाइटी जो होती है ना वो बंदे को खा जाती है, ठीक है। आती हुई चीज़ें भी जो है ना सामने लोगों की शक्लें देख के भूल जाती हैं, क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है, तो प्रेशर हैंडलिंग आ जाती है टेस्ट अटेम्प्ट करने से। तो जब बंदा जाता है पेपर के अंदर बड़ा रिलैक्स होता है, यार ये क्या फिर दोबारा टेस्ट आ गया, कोई मसला ही नहीं है, मैंने तो बड़े टेस्ट किए हैं पहले भी, तो ये आ गया तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं है। तो ये सारी बातें, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी स्टडी रिसोर्स, फिर ये बोरिंग बातें बंद करके कुछ जनरल डिस्कशंस करेंगे। अच्छा, आखिरी स्टडी रिसोर्स हमारे पास क्या है, हमारे हैं पास्ट पेपर्स। अच्छा, पास्ट पेपर सारे पैक की बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। पैक की बुक में ना इन 2 अटेम्प्ट्स के, स्प्रिंग 20 का और ऑटम 20 का पास्ट पेपर नहीं दिया हुआ, तो आप लोगों ने क्या करना है, आईकेएफ की साइट पे जाना है, किसी को उससे नहीं डाउनलोड होगा तो मुझसे पूछ भी सकता है, मैं उसको गाइड भी कर दूंगा। अच्छा, गाइड किधर किया करूंगा यार, गाइड आपको क्या करूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे जाओगे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है, दानियाल के नाम से आ रहा होगा एक बंदा, तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, वैसे भी पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो अगर किसी को कोई बात समझ ना आए, ठीक है। आज की क्लास में से अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो बंदा भी पूछ सकता है। अच्छा, स्प्रिंग 20 का और ऑटम 20 का पास पेपर अपने पास ना प्रिंट करा के रख लेना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो आईकेएफ पैक की बुक में नहीं है, ठीक है, ना आईकेएफ की बुक में है, तो वो फिर आपने क्या करना है, प्रिंट करा के अपने पास रख लेना है। तो ये है आपके असल में सारे के सारे स्टडी रिसोर्सेज। क्या ख्याल है, मसला परेशानी कोई? ये 500 चीजें अपने पास लिखनी है, नोट करनी है चीजें। अगर नोट नहीं की तो यार जल्दी से ऐसा करो कि इसकी फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी, ठीक है।
चलो अच्छा जी, ये दिखा दें यार, चलो पढ़ा ही देते हैं यार। अच्छा, हाउ टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली अटेम्प्ट में पेपर पास कैसे किया जाए। जल्दी आ गया यार, मैं सोच रहा था, चलो ठीक है, इस पर डिस्कशन करेंगे। हाउ टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पेपर को पहली अटेम्प्ट में कैसे पास किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको बाद में बताऊंगा, हाउ टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो ये बातें स्टार्ट हो रही हैं इस जगह से कि आपने पहली अटेम्प्ट में पास कैसे करना है। मगर सबसे पहले अगर आपने पेपर पास करना है, या इससे ज़रूरी बात मैं आपसे कोई ये डिस्कस करूं कि यार आप पहली अटेम्प्ट में पेपर पास क्यों करना चाहते हो, किसी बच्चे के पास जवाब है। सर हम पहली अटेम्प्ट में पेपर पास करना चाहते हैं, हमारा क्या मकसद है पहली अटेम्प्ट में पेपर पास करना, क्यों करना चाहते हो पेपर पास। हाँ भाई, कोई बच्चा मुझे बताना चाहे। अच्छा, फिदा हुसैन ने कहा है सीए जल्दी करने के लिए, अच्छी बात है भाई। और कोई, 12 बच्चे हैं यार, कम से कम 8-10 जवाब तो आए। टू एक्सेल इन लाइफ क्विकली, गुड। अफजल है फर्स्ट अटेम्प्ट में, हाँ सादत की बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास करेंगे तो अफजल है, गुड, अच्छी बात है यार। और और बच्चे भाई, सीए फर्स्ट अटेम्प्ट या पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास क्यों करना चाहिए यार, क्या रीजन है, क्या रीजन है भाई, क्या रीजन है। कोई रीजन नहीं, सी एंड टाइप सेव करने के लिए, वाह जी वाह, फिदा हुसैन पसंद आई है बात, पसंद आई है बात। यार देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम जो है ना जिंदगी के अंदर, हम जो पढ़ने आए हुए हैं, हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं पढ़ रहे, ये बात याद रखना। हमारे साथ ना बड़े लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, बड़े लोगों का रोजगार हमारे साथ वाबस्ता होता है। अगर एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है ना, तो उस इंसान के साथ अल्लाह ताला बड़े लोगों का रिस्क भी जोड़ता है और बड़े लोगों की उम्मीदें भी जोड़ता है, ठीक है। उम्मीद एक जिम्मेदार आदमी से लगाई जाती है ना। तो होता ये है, अगर आप के घर वाले जो है ना यार, बड़ी मुश्किल से ये फीस भरते हैं और बड़ी मुश्किल से एग्जाम फी देते हो, और जितना लेट आप अपने सीए को करते जाओगे उतना लेट आप कमाने की पोजीशन में पहुंचोगे, ठीक है। तो अगर फर्ज करो कि अगर आप सीए क्वालिफाई करते हो और आपको एक सैलरी की अमाउंट मिलती है, तो वो अमाउंट आपको लेट मिलेगी। तो आप जितना लेट करोगे ना अपना पेपर, आप अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हो और बड़ा कीमती टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता होती हैं, आपको जल्दी करना पड़ता है, आपने अपनी फीस सेव करनी है, क्योंकि बहुत लोग, क्योंकि सीए के अंदर मेरे जैसे लोग आते हैं जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमीर लोग सीए में आते होंगे, ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। मेजोरिटी सीए के अंदर जो होती है मिडिल क्लास लोगों की होती है। और हमारा ही मकसद ये होता है कि यार हमने अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना होता है, किसी ने अपने भाई को सपोर्ट करना है, किसी ने अपनी वालिदा को, किसी ने अपने अब्बा जान को सपोर्ट करना है, किसी ने बहनों को सपोर्ट करना है, जिम्मेदारियां होती हैं यार। तो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए यार हम कहते हैं कि यार हमारा सीए जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो, या इसको ये भी कह लेते हैं कि अगर हमारा सीए मुकम्मल होगा तो हम कह लेते हैं हाउ टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट असल में आपको लीड करता है हाउ टू सक्सीड इन लाइफ। मकसद तो ये है ना, जिंदगी में कामयाब होना है, पैसे की सूरत में हो, जैसे मर्जी हो, ठीक है। फाइनेंशियली कह लेते हैं, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। फाइनेंशियली आपने सीए के अंदर कैसे कामयाब होना है ज़िंदगी के अंदर, तो ये हमारा मकसद होता है यार। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हम जो है फाइनेंशियली लाइफ के अंदर सक्सीड कर दें, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, हम बल्कि लोगों को देने वाला हाथ मंजे, लेने वाला हाथ ना।
हो गया? अच्छा, आवाज़ आ रही है यार? चलो भाई, बेहतरीन हो गया। अच्छा, तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ना सारे के सारे काम हो जाए, आज की स्टेज में हो ना, उसके अंदर हमारा जहन भी मुंतशिर होता है। ठीक है, हमारा जहन कुछ ऐसे ख्वाहिशात की तरफ जाता है कि उन ख्वाहिशात की तरफ अगर हम लगते हैं ना, तो यार हमारी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी और हम फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सीए शायद ना कर पाए। ठीक है, ऐसा मसला होता है। सर मैं करना तो चाहता हूँ, सवाल आता है ना कि सर मैं करना चाहता हूँ मगर क्या करूँ, कि सर सारी बातें पता है मगर ख्वाहिशात ऐसी हैं कि यार सर दिल करता है यार ये काम करने का, वो काम करने का, इसकी वजह से सर पढ़ाई रह जाती है। क्या करें, जहन मुंतशिर होता है, जहन किसी दूसरे ख्यालात की तरफ ही जाता है कि यार जो कि पॉजिटिव नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए पेपर पास करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्या है, 5 करना हो, बाकी पेपर्स पास करने हो, जिंदगी में कामयाब होना है, सीए करके भी अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना पड़ेगा। पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो है, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आप डिप्रेशन में ना जाओ। जब बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा तो वो पॉजिटिव नहीं रह पाएगा। ठीक है, आपको जो मुख्तलिफ तरह के गलत ख्यालात हैं, वसवसे हैं, वो आप लोगों को इफेक्ट ना कर पाए, आप लोगों के मकसद जो है ज़िंदगी में उसको उसके अंदर रुकावट ना बन पाए। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो कि आपने जिसके ऊपर अमल करना है तो आपके सीए का बड़ा सफ़र बहुत आसानी से गुजरेगा। ठीक है, ये भी मैं सीए के पर्सपेक्टिव से बातें बता रहा हूँ कि ये दीन के, जैसे मैंने लिखा हुआ आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ भी लिया होगा, प्रे 5 टाइम्स रेगुलरली और रीड कुरान। ठीक है, ये दीन के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ सीए के पर्सपेक्टिव से। अगर आप इस सीए के जिंदगी सफर को जल्दी से करना चाहते हो और जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। पैसा जो था ना, ऐसा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास भी, हुकूमत जो थी वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास भी थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी थी, मगर वो उनकी हुकूमत के साथ अल्लाह का हुक्म था तो वो लोग कामयाब थे। और नमरूद, कारून और फिरौन, इन लोगों के पास यार सल्तनत थी, पैसा था, माल था, शोहरत थी, मगर ये नाकाम क्यों हुए थे, क्योंकि इनके पास पैसे के साथ साथ इनका जो नफ्स था ना वो पाक नहीं था, अल्लाह का हुक्म नहीं था। तो भाई अगर सीए करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, तो ये कामयाबी हमारे लिए कामयाबी तब होगी, पैसा हमारे लिए कामयाबी का बायस कब होगा, जब हम अपने अल्लाह को राज़ी करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक दीनी पर्सपेक्टिव है। 5 दफ़ा रेगुलरली पढ़ने से क्या होगा, अल्लाह ताला कहते हैं कि दिलों का सुकून जो है ना अल्लाह के जिक्र में, अगर आपके पास, आपके अंदर, आपके दिल में सुकून होगा ना तो आपको पढ़ने का मज़ा आएगा। जब आप पढ़ रहे होगे ना तो आपका दिल उल्टी सीधी हरकतों की तरफ या उल्टे सीधे ख्यालात हमारे दिल में नहीं आएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको कहा कि यार 5 दफ़ा जो है ना रेगुलरली आप लोगों ने कोशिश करनी है कि नमाज पढ़नी है। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो 5 दफ़ा वो एक नमाज से शुरू करे, फिर 2 पे जाए, 3 पे जाए, 4 पे जाए, 5 पे जाए। ठीक है, और साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि कुरान पढ़ना है, समझ के कुरान पढ़ना है। हमारे अंदर जो डिप्रेशन है ना, परेशानियां जो हमें अंदर अंदर खाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी काम, जो दुनियावी काम भी आसानी से नहीं कर पाते, हमारे लिए रुकावटें आती हैं, उसके जवाबात। ठीक है, हमारा जो माइंड है उसको सुकून किस तरह मिलेगा, जब हम कुरान की तिलावत करेंगे और हम 5 दफ़ा नमाज पढ़ेंगे एटलीस्ट। ठीक है, ये काम आपने करना है। नंबर 2, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके पास कोई ना कोई यार फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखनी है। ठीक है, नहीं तो अगर आप पूरा दिन पढ़ते रहोगे ना तो आप लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि आप कहोगे कि यार मैंने नहीं पढ़ना अब, तो उससे नुकसान हो जाएगा। तो आपने कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखनी है, कम अज कम 30 मिनट्स टू 1 आवर। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे को फुटबॉल खेलने का शौक है, किसी बच्चे को बैडमिंटन खेलने का शौक है, कोई रनिंग करना चाहता है सुबह उठ के फजर के बाद, सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मगर कम अज कम 30 मिनट से 1 घंटे तक आपने कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। ठीक है, तीसरा काम आपने क्या करना है, ये आप मेरी बातें लिख लो, जिस दिन आप क्वालिफाई कर जाओगे ना इन बातों को अमल करते हुए, उस दिन आप लोग दुआएं दोगे मुझे। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी स्लीप जो है ना वो पूरी रखनी है। ठीक है, कम से कम आपने 8 घंटे सोना है, और ओवर स्लीप नहीं करना है, इसका मतलब है कि 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना। ठीक है, 8 साढ़े 8 घंटे सो गए, 9 घंटे हो गए, 9.5 घंटे हो गए, इससे ज़्यादा नहीं सोना। अगर इससे ज़्यादा सोओगे तो भाई
जहन काम नहीं करेगा, ठीक है। सारी गेम इस जहन की है ना, मैं आपको बताता हूँ माइंड की गेम है असल में। माइंड कितनी चीजें रिटेन करता है। माइंड अगर देखो ना, आपका माइंड पाक होगा, साफ होगा, तो उस माइंड के अंदर आपके कॉन्सेप्ट बैठेंगे। उस वो माइंड डिविएट नहीं करेगा, उस माइंड के अंदर गलत वो डिफरेंट ख्यालात नहीं आएंगे कि यार मैंने ये काम करना, फलाना काम करना, उस काम में फंसा हूँ, ये काम फंसा हुआ है। ये सारी चीजें नहीं होंगी। नींद पूरी नहीं हो रही, दिमाग में नींद आ रही है, क्लास में नींद आ रही है, तो ये सारी चीजें आपको कंट्रीब्यूट करके देंगी। कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी उसका टाइम नहीं है मुझे समझाने के लिए। बस ये बातें मेरी समझ लोगे, एक बड़ा उस्ताद बता रहा है तो उस्ताद की बात मान लो, क्योंकि उस्ताद जो होता है ना वो आपका सालों का सफर ना महीनों में तय करवा देता है। ये बात मेरी याद रखना, मुझे एक उस्ताद ने बताई थी कि उस्ताद पकड़ लो अपना, उस्ताद जैसे कहे वैसे कर लो, क्योंकि वो आपको सालों का सफर महीनों में तय करवा देगा, महीनों का सफर हफ्तों में तय करवा देगा, ठीक है। तो आपने एक एडिकेट स्लीप लेनी है यार, अपनी नींद पूरी रखनी है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताना था कि आपने ना अपनी कंपनी अच्छी रखनी है, गुड कंपनी। मतलब कंपनी से मुराद जहाँ पर सोहबत है, अपनी सोहबत अच्छे लोगों में रखनी है, पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चों में रखनी है, नेक बच्चों में रखनी है, शरीफ लोगों के साथ उठना बैठना है। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अल्फाज का मफहूम बताया कि इंसान जो होता है अपने दोस्त का दीन फॉलो करता है। मैन फॉलोज द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड, सो ईच ऑफ वन शुड कंसीडर whom ही मेक्स हिज फ्रेंड। दोस्ती ये नहीं कि खुद से बना ले, हाँ अपने दोस्त चुनो, अपने अच्छे लोगों से अपनी दोस्ती बनाओ, अपने अच्छे लोगों से ताल्लुकात बनाओ, वो आप लोगों को हेल्प करेंगे। कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो वो आपकी हेल्प कर देंगे यार। सीनियर्स में से अच्छे लोग हैं उनको दोस्त बनाओ, ये नहीं कि चर्ची भंगियों को दोस्त बना के बैठे हो, ठीक है। तो अपने दोस्त अच्छे बनाओ, या आप लोगों को बड़ा हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, दुनिया में भी, आखिरत में भी, फ्यूचर में भी, और इस क्लास के पर्सपेक्टिव से भी, दुनिया के बाकी चीज़ों के पर्सपेक्टिव से भी। अगली बात, हाँ मैंने अगली बात लिखनी थी यहाँ पर, हेल्प अदर्स, ठीक है। कि यार दूसरों की हेल्प करो। आपके अगर क्लासमेट्स हैं, उनको कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप उनकी हेल्प कर दो, ठीक है। घर के पास अम्मा जी ने कोई काम कह दिया तो वो काम कर दो, लोगों की हेल्प करो, ठीक है। लोगों की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूशन दो। क्योंकि यहाँ पर भी मैंने एक मफहूम जिक्र किया कि whoever fulfilled the needs of his brother, कोई बंदा अगर अपने भाई की नीड पूरी करता है, ज़रूरत पूरी करता है, तो अल्लाह विल फुलफिल हिज नीड्स, तो अल्लाह उसकी जो है ज़रूरियात पूरी करेंगे, अल्लाह हमारी ज़रूरियात पूरी करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बात मेरी याद रखना, अगर मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ ना, ये ज़ीरो है। अगर मैं रोज़ाना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ज़ीरो। मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ ये ज़ीरो बना दिए, दो। ये क्लास है, ये मेरी प्रैक्टिस है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो है मेरा टाइम मैं लगा रहा हूँ, ये भी ज़ीरो है, ठीक है। इसके साथ जो वन लगेगा ना, ये अल्लाह ने लगाना है, ये अल्लाह की मदद होगी तो आप इंशाल्लाह, ये जो वन लग जाएगा ना, तो फिर आप जीरोज लगाते चले जाओ और आपकी जो है ना एफर्ट्स मल्टीप्लाई होती जाएंगी। तो ये बात याद रखना, दुनिया में कामयाब होना है तो ये जो वन है ना, ये अल्लाह लगाते हैं, इससे कभी ना मुकरना, ठीक है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ठीक है। अब आते हैं टेक्निकल बातें, पढ़ाई की बातें, कि यार पेपर पास करना है तो आपने कम से कम 80 अबव मार्क्स का टारगेट रखना है, ठीक है। टारगेट आपने करना है 80 अबव मार्क्स। अगर 50 नंबर का पेपर है, 50 नंबर लेके पास हो सकते हैं ना, तो 50 मार्क्स का टारगेट रख के पढ़ाई नहीं करनी, 80 अबव मार्क्स का टारगेट रखना है कि कम से कम अगर मेरे सामने पेपर आ गया तो मैं उसमें से 80% नंबर बड़ी आसानी से ले सकता हूँ। जब आप 80 अबव मार्क्स का टारगेट रख के तैयारी करोगे ना, तो आप पेपर में जाके कोई 60 to 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे, ठीक है। और अगर कोई मिसहैप हो गया, आईकेएफ ने अटेम्प्ट मुश्किल बना दी, तो फिर भी क्या होगा कि आपके एटलीस्ट 50 मार्क्स तो सिक्योर हो ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि 80 मार्क्स का टारगेट रखना है, 80 अबव मार्क्स का टारगेट रखना है कम से कम, ठीक है। दूसरी बात, नो सिलेक्टिव स्टडी, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी में क्या होगा, आप लोगों ने कोई एफर्ट नहीं करनी स्मार्ट स्टडी की। मैंने आपको जिस तरह कोर्स डिजाइन किया है ना, तो आप लोग स्मार्ट स्टडी ही करोगे। स्मार्ट स्टडी ये होता है कि यार हम सारी चीजें पढ़ते हैं,
वो जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जो चीज़ कम इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो भी पेपर में टेस्ट होनी ही होनी है। तो उसकी हम उतनी अच्छी तैयारी नहीं करेंगे, मगर थोड़ी बहुत तैयारी उसकी भी कर लेंगे, क्योंकि अगर पेपर में उसके ऊपर सवाल आ गया तो हो सकता है हम उसको 100% अटेम्प्ट ना कर सकें, मगर हम उसमें से आधे नंबर तो एटलीस्ट सिक्योर कर ही लेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो मैं आपको जो पैटर्न फॉलो करवाता हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन में मैं आपको जो कह रहा था ना कि यार मैं तैयारी इस तरह करा रहा हूँ कि यार पेपर पास हो जाए, तो मैं आपको स्मार्ट स्टडी करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपने नोट्स इस तरह बनाए हुए हैं कि आप लोग स्मार्ट स्टडी करो, होमवर्क इस तरह प्लान किए हैं कि आप लोग सारी स्मार्ट स्टडी करो। उसके बाद अच्छा यार 2 4 5 मिनट दे देना मुझे एक्स्ट्रा, ठीक है, कोई मसला तो नहीं किसी को, ये बातें आप लोगों को बता दूं। अच्छा, कंसिस्टेंसी यार बड़ी ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी को, रोज़ाना उठना है, रोज़ाना छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी सीढ़ियाँ रोज़ाना चढ़नी है। ठीक है, बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लेने। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई के अंदर। आपने क्या करना है, आपने एक अपना टाइम टेबल बना लेना है कि यार इस टाइम मैंने उठना है, इस टाइम मैंने खाना है, इस टाइम मैंने क्लास लेनी है, इस टाइम मैंने ये फलानी C1 क्या 5 का होमवर्क करना है, इस टाइम मैंने दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क करना है, इस टाइम मैंने सो जाना है, इस टाइम मैंने खेलने जाना है, इस टाइम मैंने नमाज पढ़नी है। पूरा टाइम टेबल बना लो और कोशिश करो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर सारी चीज़ों का टाइम टेबल नहीं बना सकते तो एटलीस्ट एक बात याद रखना कि होमवर्क का और स्टडी का टाइम टेबल तो ज़रूर बना लो। ठीक है, स्टडी का टाइम टेबल बना लो, या इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लो, स्टडी प्लान बना लो कि आज मैंने इतना पढ़ना, आज मैंने इतना पढ़ना। ठीक है, वक्त के साथ साथ बातें पता चल जाएंगी कि सर स्टडी प्लान कैसे बनाना है, होमवर्क क्या कैसे बनाना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, बताता चला जाऊंगा। ठीक है, क्लासेस में रेगुलर रहना है यार, क्लासेस में छुट्टी नहीं करनी। अगर एक छुट्टी की ना तो फिर ज़्यादा छुट्टियां होंगी, तो क्लासेस में रेगुलर लेना है। और तो आप लोगों को बेनिफिट है कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप क्लास से पीछे रहोगे। ठीक है, आप लोगों के लिए फिर क्लास ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कभी बहुत मजबूरी हो गई तो एक अलग बात है, मगर कोशिश करने की क्लासेस को रेगुलर ही लेना है। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होगा कि टाइमली प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, टाइम बच जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। और क्लास लेने से पहले भाई अप्रोप्रिएट रेस्ट होना आपका लाजमी है। ये ना हो कि थके टूटे आओ और क्लास में बैठ जाओ और ना क्लास की समझ आए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं यार, टीचर के सामने बैठा नहीं है, तो आपका रेस्ट पूरा हो ताकि आपको क्लास में नींद ना आ रही हो टीचर की बातें सुन के, और आप क्लास इफेक्टिवली ले सको। और जो रोज का काम रोज करेगा वो कामयाब होगा, इसलिए आपको डेली चीज़ों को रिवाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला है, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास करना है तो आपने 100% अपीयरेंस देनी है अपने टेस्ट के अंदर, यानी कि टेस्ट में 100% सॉल्व करने हैं, मिड टर्म एग्जाम सॉल्व करना और फाइनल मॉक सॉल्व करना। ठीक है, जो बच्चा इस पैटर्न को फॉलो करता है, टेस्ट मिड टर्म और फाइनल मॉक, ऐसे बच्चों के पास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली उन बच्चों से जो ये चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, ओवर द टाइम ये बात देखी गई है और हर हर अटैम्प्ट में एनालिसिस बनते हैं, हर अटैम्प्ट में यही पता चलता है कि जो बच्चा टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो बच्चे मिड टर्म एग्जाम से अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो फाइनल मॉक अटैम्प्ट कर रहे हैं, इन बच्चों का मेजॉरिटी बच्चों का पेपर पास हो जाता है। ठीक है, अटेम्प्ट करने से पास हो जाता है। ठीक है, और अगर उनमें कोई बच्चा पास कर रहा है या उसको अच्छा सॉल्व कर रहा है सारे टेस्ट और मिड टर्म्स को, तो उसका पास होना बहुत एविटेबल हो जाता है, कि यकीनी बन जाता है कि यार इस बच्चे ने पास कर जाना है पेपर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद थोड़ी सी और मजीद बातें, नेवर हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने से हेजिटेट नहीं करना। ठीक है, अच्छा, अगर क्लास में टाइम ना मिले सर फिर क्या करें, यार कोई मसले की बात ही नहीं है, आपको मैं सेपरेट टाइम भी बता सकूंगा। वैसे सेपरेट टाइम ज़्यादा मैसेजेस होते नहीं हैं, तो आप लोगों को जब दिल चाहे आप मुझे नेटवर्क या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, तो मैं उसको आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। ठीक है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी डिस्कशन कर सकते हो, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आए, ठीक है, तो आप लोग ये बात भी कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो आपने कभी भी हेजिटेट नहीं करना क्वेश्चन पूछने से। कभी एक बार आपको चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछना चाहते हो, चैट बॉक्स में पूछ लो। आपको लगता है कि यार अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो जो सर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट हाथ से निकल जाएगा, उस क्वेश्चन को कहीं साइड पे करके रख लो। ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाए उस टाइम पे पूछ लो। अगले दिन की क्लास शुरू होगी ना जब, तो मैं आपसे पूछा करूंगा कि अगर किसी बच्चे का पिछली क्लास से या पिछले लेक्चर से कोई सवाल है तो मुझसे
पूछ सकता है, तो उस टाइम पे भी आप वो सवाल पूछ लोगे। फिर मेरा काम है कि मैंने उसको कैसे डिलीवर करना है, मैंने उसको ग्रुप के थ्रू डिलीवर कर देना है या मैंने उसको क्लास के अंदर ही डिलीवर कर देना है, वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछ लेने हैं और अपने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को लटकाना नहीं है, उसको एज सून एज पॉसिबल आपने उनको रिजॉल्व किया करना है, ठीक है। बाकी चीज़ों को शॉर्ट करते हैं, टाइम जा रहा है। स्किप होमवर्क स्किप नहीं करने यार, ज़रूरी बात है। कम से कम एक सवाल 3 दफ़ा कर लोगे ना तो पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे करना है 3 टाइम्स यार, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह अगली क्लास में कि। और उसके बाद रीड बुक एंड रिवाइज क्लास नोट्स बिफोर टेस्ट मिड्स मॉक्स एंड आईकेप एग्जाम। जब भी कोई टेस्ट होगा तो आपने क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं, बुक के अंदर मैं आपको चीज़ें बता दूंगा, उसकी रीडिंग कर लेनी है। तो ये काम आपने करना है, ठीक है। जब भी आपने मिड टर्म एग्जाम देना उससे पहले सारे क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आप सॉल्व करोगे, जो टेस्ट देने जा रहा है वो क्वेश्चन तो सॉल्व करेगा ही, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो साथ साथ मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने आपको बता दिया कि आपने बुक रीडिंग करनी है, मैं आपको बताया करूंगा टेस्ट जब आपका आएगा ना अगला, मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। और आपने क्लास नोट्स रिवाइज करके आना है टेस्ट में, ठीक है, ताकि क्लास नोट्स की बातें आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता याद होती जाए। फिर आप किसी को पढ़ा दो, उसकी वजह यह है कि अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा दोगे ना, किसी दोस्त को, किसी छोटे भाई को पढ़ा दो, यार आज मैंने ये फलाना कॉन्सेप्ट सीखा हो तो मैं सिखाता हूँ, तो उससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों का कॉन्सेप्ट एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है। और मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे इस चीज़ का आइडिया होता है कि यार उतनी बातें हमें, जब हम खुद पढ़ रहे थे हमें उतनी बातें तब नहीं आती थी, जब पढ़ाने की वजह से हमें उन बातों का पता चल गया या कुछ बातें खुलती जा रही हैं। तो अगर आप किसी को पढ़ाते हो, किसी दोस्त को पढ़ा देते हो, तो उससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होने वाले हैं। तो ये काम भी ज़रूर किया करो। और आखिरी बात, अपने आप पे भरोसा करो कि मैं कर सकता हूँ और मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंस, अपने आप पे भरोसा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थी यार आज की बातें। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है, कोई बच्चा जाना चाहे मोस्ट वेलकम, कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो सवाल का भी टाइम है। कल से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे IAS 16, कल से हम IAS 16 शुरू करेंगे। आप लोगों ने अपने साथ एक पेन रख लेना है, प्लस आपने अपने पास एक रजिस्टर रखना है, और कोशिश करनी है साथ में, मैंने आपको बताया बिफोर मंडे आपके पास पैक की बुक होनी चाहिए, क्योंकि फिर मैंने आपको वहाँ से क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है। सर एक दफ़ा ग्रेड दोबारा दिखा दीजिएगा और पेपर पैटर्न की स्लाइड भी दिखा दीजिएगा, ठीक है। प्रास दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये बातें नोट कर लो, कल हम IAS 16 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग ये पहले पढ़ के आए होते हो। आज आपका काम इतना है कि अपने IAS 16 के पुराने नोट्स निकालो, उसके ऊपर जो गर्द आई है उसको कपड़े से साफ करो, उसको खोलो और देखो कि क्या कॉन्सेप्ट थे। अच्छा, डेप्रिसिएशन थी, कितने मेथड होते थे, क्या होता था, अकाउंट्स कैसे बनते होते थे, कैलकुलेशन कैसे होती थी, हल्का सा एक रफ आइडिया, एक दफ़ा नोट्स को 15-20 मिनट लगाकर पढ़ के आ जाओ बस, ठीक है। इतना ही रिक्वायर्ड है आज के लिए। और कल आपने अपने साथ जब बैठोगे तो आपने अपना रजिस्टर ज़रूर रखना, आज जाके ना रजिस्टर खरीद लो, ठीक है। रजिस्टर ज़रूर रखना है, कैफ 1 के लिए अलग से, सॉरी कैफ 5 के लिए अलग से रजिस्टर रखना। और मंडे से पहले पहले आपके पास पैक की बुक होनी चाहिए, ठीक है। आजम खान कहते हैं कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सिलेबस एग्जाम के 1 महीने पहले कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मार्च में आपका पेपर है तो जनवरी के एंड तक इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस को ख़त्म कर दें, ठीक है। और कोई सवाल? अच्छा, तो यार मैंने अपना डिस्कस कर दिया था, पढ़ाने का स्टाइल क्या होगा ये भी बता दिया, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, जनवरी के एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। और किसी का भी सवाल तो नहीं आएगा था भाई? अच्छा, ये एग्जाम वेटेज थी हमारी, और ये थी हमारी एग्जाम ग्रेड। जो आपके पैक की बुक है उसके अंदर भी आपको ये एग्जाम ग्रेड दी हुई है और सारा सिलेबस भी दिया हुआ है।
और किसी बच्चे का सवाल? चलो ठीक है यार कि बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर। और अगर आप लोगों का मज़ीद कोई सवाल है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। अगर ग्रुप में कोई अक्सर औकात से होता है कि आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, तो आप लोग जाओ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेंट्स में, तो आप लोगों को मेरा नाम मिल जाएगा दानियाल जाहिद भट्ट के नाम से। तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, कोई भी अगर आपका सवाल बाकी हो कि कैसे करना है। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में IAS 16 के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।